नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम 26 जनवरी 26 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज की डेट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। आज के ही दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिस संविधान को हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। वो संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो आज का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को। तो दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग 26 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स की क्लास को डिस्कस करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स आप लोग के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दें आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा सेशन को आप लोग शेयर करें जो, और आप लोग जुड़िए सेशन से। और जैसा कि हमेशा कहती हूँ, करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश क्या करिए, डेली करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करें आप लोग, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और इवन अब तो स्टैटिक्स पोर्शन भी आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो आप समझ लीजिए कितना वेटेज है करंट अफेयर्स का आप लोग के एग्जाम के लिए। तो चलिए सेशन से आप सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के कुल्लावत वर्तिंदरसन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? तो ये ध्यान रखिए, नाम है कुल्लावत वित्तिदर्शन और इन्होंने जो है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है, वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप लोग। चलिए, करेक्ट आंसर इज बी, थाईलैंड के हैं ये, ठीक है, कुल्लावत। और इनके बारे में बात किया जाए, स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये थाईलैंड के हैं ये शटलर। और इनकी बात किया जाए तो ये है कुल्लावत वित्तिदर्शन और इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच हुआ है वो न्यू दिल्ली में जो स्टेडियम है जिसका नाम है केडी जाधव इंडोर स्टेडियम, उसमें फाइनल मैच हुआ है। और इन्होंने फाइनल में, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क के जो अभी तक देखा जाए जो शीर्ष स्थान प्राप्त खिलाड़ी थे जिनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन, इनको इन्होंने हराया है, ठीक है। 22-20 से 10-21 से और 21-12 से इन्होंने किसको हराया दोस्तों? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को इन्होंने हराया है, इन्होंने वित्तिदर्शन ने, ठीक है। और ये कहां से संबंधित है? थाईलैंड से। वही बात करें महिला एकल जो खिताब जीता है, महिला सिंगल्स, उन्होंने दक्षिण कोरिया ने जीता है। कौन है दक्षिण कोरिया खिलाड़ी? आन सी यंग। तो आन सी यंग जो कि दक्षिण कोरिया की है, इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब जीता है। किसको हराया था दोस्तों? तो फाइनल में इन्होंने जापान के अकाने यामागुची को इन्होंने हराया है, ठीक है। किससे? देखिए 15-21, 21-16 और 21-12 से। इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि विजेता पुरुष कौन था और महिला कौन थी, किसको इन्होंने पराजित किया। अन्य विजेताओं की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि युगल में देखा जाए, जोड़ी में, तो पुरुष में देखा जाए वांग चाओ और लियांग विकेंग जो कि चीन की जोड़ी थी, इन्होंने युगल के विजेता रहे। वही महिला युगल की बात किया जाए तो यहाँ पे नामी मातुसुयामा और चिहारू शिरा जो कि जापान के थे, इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता है, ठीक है। किसमें दोस्तों? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक स्टेडियम का नेम दिख रहा है, केडी जाधव इंडोर स्टेडियम, जो कि न्यू दिल्ली में है और वहीं पे यहाँ पे फाइनल मैच खेला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां से ये संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई? तो यात्रा से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित जो एग्जीबिशन लगाए जाते हैं उनमें दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी में से एक
प्रदर्शनी जिसका अभी आयोजन हाल फिलहाल में किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, सभी देखा जाए ये कैपिटल है कंट्रीज के, और इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है मैड्रिड, यानी कि स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, वहां पे दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, कब किया गया था दोस्तों? तो ये 18 तारीख से शुरू हुआ था, 12 यहाँ पे जो है 22 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। क्या नाम है इसका? फितूर आप कह सकते हैं, यानी कि फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो, ये इस एग्जीबिशन का नाम है, जो कि ये दुनिया के सबसे बड़े यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? मैड्रिड में, जो कि कैपिटल है किसकी? स्पेन की। यहाँ पे बात किया जाए फितूर की, बात किया जाए, जैसा कि आपको लग रहा है क्या नाम है भाई ये, इसको हम ऐसे एज अ प्रोनाउंस कर सकते हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। बात करें यहाँ पे भारत की तरफ से किसने भाग लिया दोस्तों? तो भारत की तरफ से वेल है, आपको कौन लेगा भाई? पर्यटन मंत्रालय जो है इस प्रदर्शनी में भाग लिया है। पर्यटन मंत्रालय का जो ध्यान रखिएगा, जो पवेलियन लगा था इंडिया का, यानी कि इंडिया का जो पवेलियन लगा था वो देखिए कितने स्थान में लगा था, तो 253 वर्ग मीटर में स्थान लिया था। और इसमें देखा जाए 30 से अधिक जो है प्रतिभागियों ने अपनी जो है चीजों को, यानी कि प्रदर्शनी के भाग लेने के लिए इंडिया पवेलियन के साथ प्रदर्शनी किया था। इस इंडिया पवेलियन का जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों, तो ये जो स्पेन के भारतीय राजदूत हैं जिनका नाम है दिनेश के पटनायक, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, उद्घाटन ये किया गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी है, देखिए ध्यान रखिएगा। भारत जो है वो आयोजित करने जा रहा है पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। ठीक है, तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। कब किया जा रहा है दोस्तों? अप्रैल में, 10 से 12 अप्रैल के बीच में किया जाएगा। कहाँ? देश की राजधानी नई दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। मंत्रालय पूछते तो पर्यटन मंत्रालय। कहां पे किया जा रहा है आयोजन? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में देश में सबसे गहराई कितना भाई? 108.595 फीट की गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि देश का सबसे गहराई पर स्थित जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है, कितनी गहराई? ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये कहां बन रहा है? मुंबई, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु। तो बताइए आप सभी लोग जिनको आंसर आ रहा है, कोशिश क्या करिए आप लोग आंसर देने की कोशिश क्या करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत कम कमेंट दिखते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, आप लोग शेयर करो वीडियो को। यही तो मैं आपसे कहती हूँ, और क्या ऐसा मांगती हूँ? मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत वाली चीज है। कमेंट कर दिया करो, क्वेश्चन देखते हो तो उसके ऑप्शन के आप लोग जो भी आंसर आ रहा है कमेंट क्या करो, कोशिश क्या करिए आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, तो ये शहर है पुणे। महाराष्ट्र के शहर पुणे में जो है ये सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। तो सबसे गहरा जो है मेट्रो स्टेशन वो पुणे सिविल कोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे गहरा जो मेट्रो होगा पुणे में सिविल कोर्ट वो बनाया जा रहा है। इस सिविल कोर्ट की बात किया जाए, सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन, तो ये पिंपरी चिंचवाड़ा सवारगेट 16 किलोमीटर और बनास रामवाड़ी मार्गों के लिए एक इंटरचेंज स्टेशन होगा। ठीक है, चूंकि इसका जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो कितने मीटर, अगर आपसे मीटर पूछ दे दोस्तों, ये जो सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन है जो पुणे का है, उसकी जो गहराई अगर आपसे मीटर में पूछे तो ध्यान रखिएगा 33.1 मीटर गहरा है। अगर आपसे फिट में पूछ दे तो 108.59, दोनों ही याद रखिएगा, ऑप्शंस आपके दोनों ही आ सकते हैं। तो ये यानी कि 33.1 मीटर गहरा है, और यहाँ पे अगर फिट में आ जाए तो 108.59 फिट गहरा है ये। ठीक है, इसका जो डिजाइन किया जा रहा है वो पूरी तरीके से जो मापदंड है उनका पालन किया जा रहा है। कौन सा मापदंड? तो ग्रीन मापदंड और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो रैंकिंग है उसके मापदंडों के पालन करके जो है इसका पूरा निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इसको इस तरीके से भी निर्माण कार्य इसका हो रहा है कि भले इतनी गहराई में बन रहा हो, लेकिन इसको इस तरीके से निर्मित किया जाएगा कि दिन की रोशनी भी इस मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकेगी। तो इस तरीके से इसका पूरा निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनाया जा रहा है, तो पुणे सिविल कोर्ट बनाया जा रहा है। कितना गहरा? 33.1 मीटर गहरा है। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 3 दिवसीय तोरग्या उत्सव मनाया गया। मैं अक्सर इस क्वेश्चंस को शामिल करती हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो फेस्टिवल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जो राज्य में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, राज्य हो केंद्र शासित प्रदेश हो, तो वहां देखिए ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्रीवियस के आप क्वेश्चंस लगाइए तो उसमें पीसेस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाया करिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं या फिर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो कितना सही है। आपको कोई कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा और आप सच में किसी भी चीज में उलझे रह जाओगे। इसके लिए आप प्लीज सिलेबस अपने सामने रखिए और प्रीवियस के क्वेश्चंस को लगाइए, इससे आपका समय बचेगा। ध्यान रखिएगा, एक बहुत सिंपल सी लाइन है सिलेक्शन का। सिलेक्शन उनका होता है जिन्हें ये पता होता है कि उन्हें क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आप अपने टाइम को बचा पाएंगे और आप अपने समय का सही यूटिलाइज कर पाएंगे। तो कोशिश क्या करिए, आप प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाइए, इससे जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा अरे इस पोर्शन से तो क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, इसलिए आप उसको ज्यादा देखेंगे, ध्यान देंगे। और अगर आपको लगेगा कि अरे इससे क्वेश्चन मतलब ही नहीं है, तो आप धीरे से जल्दी से निकल जाएंगे कुछ इसी में। नहीं तो बाकी अगर आप नहीं देख रहे होगे, आपको पता ही नहीं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी में अपना टाइम वेस्ट करते जाओगे। तो ये सबसे अच्छा मंत्र होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर लगाना ही होगा, ठीक है। तो देखिए ये तोरग्या उत्सव जो है ये मनाया जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग जिला है, बार बार आप लोगों ने इस जिले के बारे में सुना होगा, तवांग जिला, वहां पे मठ है तवांग मठ, वहां पे ये 3 दिवसीय तोरग्या उत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा तवांग मठ की बात कर रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा मठ है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, ठीक है। और ये तवांग जिले में है, एशिया के अरुणाचल प्रदेश के, और वहीं पे जो है तोरग्या उत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम है मोनपा जनजाति, उसके द्वारा ही इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में देखा जाए भारतीय नौसेना, माफ करिएगा, भारतीय सेना ने भी इसमें भाग लिया। और ये जो उत्सव है तोरग्या उत्सव, ये ध्यान रखिएगा जो चंद्रमा का 28वां दिन है, जो 11वां चंद्रमा लगता है, उसके 28वें दिन में इसको मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है भाई मनाया जाना? सबसे जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य है वो देखिए लांबा चोंगमा को श्रद्धांजलि देना, साथ ही साथ राज्य में जो बीमारी है, बीमारी से बचाव के लिए, और जैसे कि इनका ये मानना होता है ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो दुर्भाग्य की वजह से या फिर किसी बुरी आत्माओं की वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो इन बुरी आत्माओं को भगाना, यही क्या है इस उत्सव को मनाए जाने का बेसिकली उद्देश्य है। इस उत्सव में देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है चाम नृत्य, ठीक है। चाम नृत्य की दोस्तों बात किया जाए जो कि इस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है, और ये इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं। ये है चाम नृत्य करते हुए लोग, जो कि मठ के लामाओं द्वारा योद्धा अपूर्व के रूप में किया जाता है। तो योद्धा अपूर्व थे, उन्हीं के रूप में ये किया जाता है, जो मठ के लामा होते हैं उन्हीं के द्वारा इस पूरे नृत्य का, चाम नृत्य का आयोजन किया जाता है। नृत्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि तोरग्या उत्सव जो मनाया गया है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के तवांग मठ में, प्रश्न मेरा ये है कि आप मुझे बताएंगे कि भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण मठ है, आप मुझे बताइए कि अरुणाचल प्रदेश के मठ, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मठ है, लद्दाख में कौन से मठ है, इसके बारे में आप मुझे आज बताएंगे। तो आज आप मुझे बताएंगे भारत के महत्वपूर्ण मठ के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज आपकी जिम्मेदारी है ना सिर्फ खुद को रिवाइज करना अपने मठ को, बल्कि मुझे भी बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट को लगातार पढ़ती हूँ, भले ही मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि, और लेकिन मैं देखती रहती हूँ कौन प्रॉपर आंसर कर रहा है, कितने लोग कर रहे हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयन किया गया या फिर चयनित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए देखिए 2 राज्यों को किया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है उड़ीसा, एक मिजोरम को भी किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पे जो है संस्थागत श्रेणी राज्य जो है उड़ीसा राज्य उसको आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए, और यहाँ पे जो है लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम का है, इन दोनों को ही 2023 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयन किया गया। तो ध्यान रखिएगा किसे, एक तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और यहाँ पे लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम का है, इन दोनों को ही इस साल के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है। ध्यान रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज तो कर लेंगे लेकिन ये ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है कि लुंगलेई फायर स्टेशन किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम का। इस पुरस्कार की दोस्तों बात किया जाए तो जैसा कि आपको पता है जो भारत सरकार है वो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हीं के नेतृत्व में ये पुरस्कार प्रदान कर दिया है, और जो लोग भी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने जिन संगठनों ने एक अपना अमूल्य योगदान दिया, निस्वार्थ रूप से जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया, उनके इस कार्य को सम्मानित करने के लिए, निस्वार्थ सेवा भाव को मान्यता देने के लिए इस पुरस्कार को, कौन से पुरस्कार को दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को दिया जाता है, जो कि एक वार्षिक रूप से स्थापित किया गया, हर साल इसको दिया जाता है। इस पुरस्कार को देखिए कब दिया जाता है, कब इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है, हर साल 23 मार्च को, माफ करिएगा 23 जनवरी को की जाती है। कारण क्या है, 23 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं, और इसी दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस। ठीक है, मैंने आप लोगों से पूछा था पराक्रम दिवस के बारे में। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को किस पुरस्कार की घोषणा की जाती है, आपदा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की, और 23 जनवरी को ही हम मनाते हैं कौन सा दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है। तो साइबर कांग्रेस जो पहल लॉन्च की है वो तेलंगाना सरकार की पुलिस ने, ठीक है, जो महिला विंग से उसने इसको लॉन्च किया है। तो तेलंगाना पुलिस की जो महिला सुरक्षा विंग है उसी के द्वारा ये साइबर कांग्रेस पहल शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को या अपने समुदायों को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रशिक्षित, सख्त और लेस करना है। ठीक है, बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की दोस्तों बात किया जाए तो तेलंगाना देखिए आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था, और कब हुआ था, 2 जून को हुआ था, 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बना था। तेलंगाना की जो कैपिटल है दोस्तों वो है हैदराबाद। यहाँ की जो गवर्नर है वो है तमिलिसई सौंदरराजन। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। विधानमंडल की बात किया जाए दोस्तों तो द्विसदनी विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ पे 119 सीटें हैं, और विधान परिषद की बात किया जाए तो एक यहाँ पे 40 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो तेलंगाना की जो है राज्यसभा में 7 सीटें हैं, वही लोकसभा में 17 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है कि विधानसभा की सीटों को मैच करें। जितने भी अभी तक के इलेक्शन वगैरह हुए हैं वो ध्यान रखिएगा, उनकी विधानसभा की सीटें आप लोग पढ़ लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको बार बार ऐड करती हूँ ताकि आपका रिवीजन होता चले। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा तेलंगाना से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर्स जो न्यूज में रहे उनको भी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जो 2022 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें जो बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में, वो तेलंगाना को मिला था। दूसरे स्थान पे हरियाणा था दोस्तों, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु था। वहीं अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जाएगा वो तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। देखिए सितंबर की बात है, सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया था। किसमें दोस्तों, 3 शहरों को, किसमें, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। इन 3 शहर में एक शहर तेलंगाना का था, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वारंगल। वहीं 2 शहर की बात की जाए तो केरल के 2 शहर थे, कौन थे, त्रिशूर थे और नीलांबुर जो थे इसमें शामिल किए गए थे, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और ये महानिदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं विक्रम देवदत्त किए गए हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कैबिनेट की जो नियुक्त समिति है उन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दी है किसे भाई कि अगले जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के जो महानिदेशक बनेंगे वो विक्रम देवदत्त बनेंगे। और ये जो है इनकी नियुक्ति होगी कब दोस्तों? 28 जनवरी से, माफ करिएगा 28 फरवरी से यहाँ पे जो है इनकी नियुक्ति जो है वो प्रभावी होगी। ठीक है, 28 फरवरी से इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी और ये जो है अगले महीने से ये अपने पद पर रहेंगे। कौन है ये दोस्तों? तो विक्रम देवदत्त। ठीक है, ये किसका स्थान लेंगे? तो ये अरुण कुमार का स्थान लेंगे। वही बात किया जाए, इस समय जो है वो एयर इंडिया स्टेट होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष है और साथ ही साथ प्रबंध निदेशक के रूप में ये कार्यरत है। बात कर ले हम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात किया जाए दोस्तों, तो ये एक नियामक संस्था है। किससे संबंधित? नागरिक उड्डयन के क्षेत्र से संबंधित है। इसको वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो विमान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत ये एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है। और ध्यान रखिएगा ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करती है। वही बात किया जाए, इसके कार्यों की बात किया जाए तो यह भारत में और जो भारत से जो हवाई परिवहन सेवाएं हैं उनको नियंत्रित करती है। और इतना ही नहीं, जो निजी पायलट लाइसेंस है और जो वाणिज्य पायलट लाइसेंस जैसे जो विमान है उनसे संबंधित लाइसेंस भी ये जारी करती है। तो यानी कि लाइसेंस भी जारी करती है जो निजी पायलट के लिए भी, और यहाँ पे वाणिज्य पायलट लाइसेंस भी ये जारी करती है। और साथ ही साथ ये नियंत्रित करती है हवाई परिवहन सेवाओं को। ठीक है, कहां से? जो भारत में है या फिर भारत से जो हवाई परिवहन सेवाएं हैं उनको ये नियंत्रित करती है। ये बॉडीज है और यहां से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इसको किसके तहत, किस अधिनियम के तहत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था, क्या ये कौन सी संस्था है, नियामक संस्था है, किस तरह की संस्था है, तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्पेशली जब आप सिविल का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे जो है मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले वो इसमें दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारतीय नौसेना ने किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया अभ्यास है जिसका नाम है एमफेक्स 2023 और ये किस राज्य में आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भारतीय नौसेना है उसने 17 से लेकर के 22 जनवरी, ठीक है, यानी कि 6 दिनों तक ये अभ्यास किया। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो काकीनाडा जिला है वहां पे इसका आयोजन किया गया। 6 दिनों तक का ये अभ्यास था, द्विवार्षिक अभ्यास और त्रिसेवा यानी कि तीनों ही सेनाएं इसमें शामिल थी। उभयचर अभ्यास जिसका नाम है एमफेक्स 2023। इस सैन्य अभ्यास में जो भारतीय जो नौसेना है, सेना है और इंडियन एयरफोर्स है उनके बीच इसको आयोजित किया गया है। उद्देश्य अगर क्या था, एक तरीके से समीक्षा करना अपनी तैयारियों का, किससे? युद्ध से, जो राष्ट्रीय आपदाएं आ रही हैं, जो तटीय सुरक्षा प्रवर्तन के दौरान जो भारतीय नौसेना है और जो सेना है उनकी तैयारी किस तरीके की है उसकी ओवरऑल समीक्षा करने के लिए इस उभयचर अभ्यास जिसका नाम है एमफेक्स अभ्यास इसका आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये भारतीय नौसेना द्वारा, देखिए हिंद महासागर में अगर हम देखें इस समय जो है चीन की घुसपैठ काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और एक तरीके से हिंद महासागर से लगे हुए जो देश है उनके लिए ये एक चिंता का विषय है और इसलिए वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। और हिंद महासागर के शीर्ष पे देखा जाए कौन सा देश है? तो हमारा देश यानी कि भारत है और वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस तरह के अभ्यास का आयोजन कर रहा है। तो एक तरीके से नौसेना के द्वारा जो है हिंद महासागर में चीन के बढ़ती सैन्य घुसपैठ पर बढ़ती चिंताओं के बीच ये अभ्यास हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न और हमारा अगला प्रश्न है कि अस एंड यंग, इसको हम क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? ENY। ठीक है, ENY के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पे अर्थ और यंग की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ठीक है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। करेक्ट आंसर 1947।
तो यहाँ पे जो रिपोर्ट जारी की गई है ENY के द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि जिस तरीके से भारत जो है, भारत के जिस तरीके से विकास हो रहा है, विकास जिस तरीके से इसकी ग्रोथ रेट है भारत की, वो आने वाले दिन में यानी कि 1947 तक अगर इसी तरह रहा तो भारत जो है 1947 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा 2047 तक, तो 2047, और यहाँ पे 2047 को हम क्या मनाएंगे, अपनी स्वतंत्रता का 100वां वर्ष भी मनाएंगे। ठीक है, 100वां वर्ष, 1947 में हम आजाद हुए और 2047 में हम अपने आजादी का, अपनी स्वतंत्रता का जिस वर्ष 100वां वर्ष हम मनाएंगे, उसी साल ENY के अनुसार जो रिपोर्ट जारी की गई है, हम 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होंगे। देखा जाए वर्तमान में अमेरिका भी नहीं है, एक डेवलप्ड नेशन की तरह हम होंगे। रिपोर्ट में बहुत सारी बात की गई है। कुछ बातें ये की गई हैं कि जो देश में जो अभी वर्तमान में पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो उस समय देखिए यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो $15,000 से भी अधिक होगी। और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इसके साथ ही शामिल हो जाएगा। रिपोर्ट में और भी बातें की गई है, जिस तरीके से जो हम अभी बढ़ रहे हैं यानी कि 6% प्रति वर्ष की स्थिर जो मामूली जो विकास दर है, इस समय जो है हमारी जो विकास दर चल रही है वो 6%, 7% ऐसे ही विभिन्न जो है संस्थाओं के द्वारा बताया गया है। तो एक मामूली विकास दर है, लेकिन बावजूद इसके भी हम जो है आने वाले दिन में यानी कि 2047-48 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम होंगे। और जो वर्तमान में अभी पर कैपिटा इनकम है यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी बढ़ जाएगी, 6 गुना अधिक होगी, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट में किस वर्ष तक बताया गया है, तो 2047 तक बताया गया। कितना, 26 ट्रिलियन डॉलर। अभी देखा जाए हम 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था लगभग है। अमेरिका देखा जाए तो 21 ट्रिलियन डॉलर का है। अमेरिका के जस्ट पीछे देखें तो 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर का चाइना है। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से ग्रोथ देखी जा रही है मात्र कुछ ही सालों में। देखते हैं क्या होता है और होप सो हम इतना इस ग्रोथ को पाएंगे भी। चलिए आते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न पर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। जिन लोगों को पता होगा कि नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री, वो फटाक से आंसर कर देंगे। तो आंसर इज यानी कि बी, उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन जिसका उद्घाटन ध्यान रखिएगा उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उनके द्वारा किया गया है। कहां पे किया गया है, तो 20 जनवरी को किया गया जाजपुर में। जाजपुर ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा की प्राचीन राजधानी थी जाजपुर। ठीक है, वहीं पे जो है अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसमें देखा जाए सम्मेलन में अग्रणी जो शिल्पकार हैं, जो संस्कृति और कला के प्रति जो उत्साही लोग हैं, वो अपनी तरह का पहला, ये उनके लिए एक तरीके से अपनी तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन होगा। इसमें देखा जाए स्थानीय कारीगर अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए लगभग 1500 देश उनके अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे चीज देखा जाए तो ठीक है, ये चीज देखा जाए तो यहाँ पे जाज जो है जाजपुर उड़ीसा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये प्राचीन राजधानी थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं आगे चल करके किसका भाई, फैक्ट्स ऑफ द डे यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और यहाँ पे देखिए हम पढ़ते तो है कि 1 लाइनर, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये सबसे पहला आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है दोस्तों, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ठीक है, ये बुक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। वही बात करें, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, डॉक्टर प्रभा अत्रे को किया गया है, एक भारतीय गायक है। वही शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं कौन, AK सिकरी, जो कि ये पूर्व जस्टिस से, ठीक है, SK सिकरी थे, ये पूर्व जस्टिस से इंडिया के, और इन्हीं को जो है शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किया गया है। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है कौन से राज्य के पुलिस स्टेशन को, तो अस्का पुलिस स्टेशन है जो कि उड़ीसा के गंजम जिले में है। वहीं आज का लास्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है और इंपॉर्टेंट है, यूनिप यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसके कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ईगर एंडरसन को नियुक्त किया गया है। तो ईगर एंडरसन जो है वो यूनिप के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। चलिए आप मुझे बताइए यूनिप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का फॉर्मेशन यानी कि ये स्टैब्लिश कब हुई ये बॉडी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे स्टैब्लिश कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 2 क्वेश्चन पूछा है, आप
मुझे मठ के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे यूनेप का फॉर्मेशन और उसका हेडक्वार्टर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस किया और डिस्कशन के ही दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी किया। उम्मीद है उसका आंसर आप लोग करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और अपना रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट बनाइए। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।